दोस्तों, आज आपके सामने मैं अपनी एक नई बात लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है आप इस पे गहराई से विचार करेंगे और सोचेंगे कि देश को नरेंद्र मोदी सरकार किधर ले जा रही है, जबकि करोड़ों करोड़ों लोग कोविड बीमारी से, आर्थिक हालात से, अपनी रोज़ की ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो धोखा इस देश के लोगों के साथ कर रही है और पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है, उसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ तथ्य मैंने अपने कंप्यूटर पे इकट्ठा किए हैं, मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। आप गौर करिएगा, विचार करिएगा। ये देश आपका, हम सबका मिलकर के बना है, किसी एक मोदी या किसी एक अमित शाह का देश नहीं है। फिर जो निर्णय आप करें वो आपकी मर्जी है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, वो अभी 3 लाख करोड़ से अधिक के ग्रॉस घाटे में चल रही है, जिसमें से लगभग 1.5-2 लाख करोड़ रुपया नेट घाटा चल रहा है। और ये तो तब है जब जियो के माध्यम से इन्होंने भारी लूट इस देश में मचाई है। और कंपनी अफेयर्स का जो मंत्रालय है, न जाने वो भी इनकी जो ऑडिट्स हैं उनको भी किस प्रकार से मैनेज होती होंगी कि असली में मुनाफा कमा के कहीं और ले जा रहे हैं और कंपनी को घाटे में दिखा रहे हो। ये तो मेरे और आपके समझ में भी नहीं आएगा। पर चलिए, ये 3 लाख करोड़ का जो घाटा है RIL का, रिलायंस का, ये पूरा करने के लिए किस प्रकार से मोदी सरकार इस कोरोना के संकट के समय में केंद्र की सरकार के नियमों में ढील दे करके और कंपनी विभाग के नियमों में ढील दे करके किस प्रकार से लाभ इनको पहुंचाने का काम कर रही है। 3 जून को जो ये रिलायंस का जो राइट्स का एक इश्यू है, राइट्स इश्यू आप सोचेंगे क्या चीज़ है। रिलायंस कंपनी के लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास लाखों करोड़ों शेयर हैं और अभी उस शेयर की जो कीमत है वो लगभग 1550 रुपये प्रति शेयर है। और भारत सरकार ने राइट्स इशू की इनको छूट दी और कहा कि 1250 रुपये में आप उन शेयर होल्डर्स को जिनके पास शेयर्स हैं उनको 11 शेयर पे एक शेयर 1250 रुपये में बेच सकते हो। जो आज 1550 में है वो 1250 में, जैसे मेरे पास मान लीजिए 100 और 100 शेयर हैं या 110 शेयर हैं, तो 11 पे 1 का मतलब मुझे 10 शेयर मिल जाएंगे अगर मैं 1250 रुपया प्रति शेयर कंपनी को जमा करा दूंगा। 12,500 रुपये मेरी तरफ से कंपनी में चले जाएंगे और मुझे शेयर मिल जाएंगे। अर्थात कंपनी करोड़ों अरबों रुपया जो शेयर होल्डर्स इस 200-300 रुपये प्रति शेयर के लालच में खरीदेंगे, पर मैं जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं वो छोटा पैसा लगाते हैं, जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो बड़ा पैसा लगाते हैं। तो ऐसे करके राइट्स इश्यू कहते हैं इसको। राइट्स मतलब अधिकार। मेरे पास शेयर है तो कुछ शेयर्स का अधिकार मुझे दिया, तो उसके माध्यम से 53,124 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी की कंपनी ने इकट्ठा कर लिया है शेयर बेच करके 1250 रुपये प्रति शेयर की कीमत पे। ये एक पहली छूट। और आज जो नियमों में छूट दी है वो क्या है। ऐसे तो हर कंपनी पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देगी, लेकिन कंपनी अफेयर्स मंत्रालय के कानून बने हुए हैं कि किन किन परिस्थितियों में किसी कंपनी को राइट्स इशू जारी करने की परमिशन दी जाती है। कंपनी मुनाफे में चलनी चाहिए, शेयर होल्डर्स को जो है वो हर साल आप कितना मुनाफा देते हो। अब ये 10 रुपये का मान लो इनका शेयर है, ये देते हैं हर साल 1.50 रुपया, जबकि 10 रुपये के शेयर की कीमत है 1500 रुपये, फिर भी मुनाफा देते हैं 1 रुपया। बहुत सारी शर्तें हैं। उन शर्तों को पूरी करने के बाद राइट्स इशू का बेनिफिट या अवसर दिया जाता है, क्योंकि आप कैश ले रहे हो अपने
बाजार से और उपभोक्ताओं से, अपने शेयर होल्डर से। पर नहीं साहब, जो छूट इनको दी है, उस छूट जो कानून में एक संशोधन किया है जिसका हमको आपको पता भी नहीं चलता है, वित्त मंत्रालय जारी कर देता है और वो वापस छूट कब ले लेता है ये भी किसी को नहीं पता होता है। ये देश ऐसे ही चल रहा है, आप और हम आंखें बंद करके रहते हैं ना, उसका नुकसान ये होता है। खैर, तो वो छूट जो इनको दी उसका लाभ पिछले 2 महीनों में केवल एक कंपनी को मिला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। कोई पूछे कि और कंपनियां जो इतने भारी घाटे में चल रही है वो आगे क्यों नहीं आ रही हैं, या उनको मनाही है, या उन्होंने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी है, या कोई ऐसा नुक्ताचीन इन्होंने छोड़ी है कि उसका लाभ केवल रिलायंस को मिल सकता है। मैं भी इतना तो नहीं समझता, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अगर हूँ तो भी नहीं समझ सकता भाई। बड़े बड़े लोग नहीं समझ सकते, वित्त मंत्रालय की फाइलों में दबी रहती है। कोई कंपनी वाला आवाज उठा भी ले तो वो कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी शाह की सरकार है। पत्रकार ही बिक चुके हैं लोग कहते हैं, तो कंपनियों की क्या औकात है, कल कंपनी पे ताला लगवा देंगे। एक बात, ये तो केवल राइट्स इशू की बात हुई। दूसरी बात सुनिएगा गौर करके, पिछले 2 महीनों में रिलायंस जियो को, एक तो फेसबुक ने 53,574 करोड़ रुपया रिलायंस जियो में लगाया है। कंपनी घाटे में जा रही है, फेसबुक पैसा लगा रही है। और एक अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, सिल्वर लेक और जनरल अटलांटिक, इन्होंने 22,620 करोड़ रुपया लगाया है। कंपनी भी घाटे में जा रही है, अमेरिका की कंपनियां इसमें पैसा लगा रही है। अब ये फेसबुक ने जो लगाया है उसके पीछे ये भी हो सकता है कि अंबानी का ही पैसा विदेश में गया हुआ हो। ये कहते थे इतने 100 लाख करोड़ रुपया विदेशों में पैसा है, अंबानी का भी हो सकता है साहब। फेसबुक के माध्यम से अपना ही पैसा अपने में इन्वेस्ट में करा रहे हो, किसी को नहीं पता। और फेसबुक भी एक तरह से रिलायंस की हो जाएगी। फेसबुक रिलायंस की हो जाएगी, इसका मतलब अंबानी साहब मेरे फेसबुक स्टेटस को मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, उसकी ऑडिट हर समय होती रहेगी। ये एक दूसरा पहलू है, पर मैं उस पहलू की तरफ अभी नहीं जाना चाहता हूँ। अभी केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह से ये 65,000 करोड़ रुपया फेसबुक और विस्टा, सिल्वर लेक और जनरल अटलांटिक, इन्होंने इन्वेस्ट किया। फिर एक अमेरिकी कंपनी KKR और एक आपकी अबू धाबी की कंपनी मुबाडाला, इन्होंने भी 11,367 करोड़ और 9,093 करोड़, ये भी जियो प्लेटफॉर्म्स और RIL की जो सब्सिडरीज हैं उनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। और एक तरह से वो इसके बड़े शेयर होल्डर्स बन गए। समझिएगा आप ये कहानी। इसका मतलब इन कंपनियों को मालूम था कि रिलायंस को राइट्स इश्यू की परमिशन मिलने वाली है और प्रति शेयर 200, 250, 300 रुपया तो हम तुरंत ही कमा लेंगे। अभी 3 जून को बंद हुआ है 1,247 रुपये पे जो खरीदा है जिन लोगों ने, और आज 1,547 रुपया उसका भाव है। तो 300 रुपया तो 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर जिन लोगों ने हजारों करोड़ लगाए हैं, वो आप समझिए उनके पास 3 दिन में कितने रुपए उन्होंने, 1,247, 300 कितना हुआ, करीब करीब ये आपका 20% हो गया। 15-20% का मुनाफा हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पे कितने 100 करोड़ रुपया फेसबुक ने और ये जनरल अटलांटिक ने और अबू धाबी की कंपनियों ने और US कंपनियों ने कमा लिया होगा। ये आप समझने की कोशिश करिए, ये नैरेटिव को समझिए, देश को कहाँ ले जाया जा रहा है। आप नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो मत समझिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको व्यथा मेरी बात के अंत में बताऊंगा, और आप सुनिएगा गौर से मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। अब आप सुनिए आगे ये कि निर्मला सीतारमण ने जो ये घोषणाएं की हैं कोरोना के पीरियड में देश को आगे ले जाने की, आत्मनिर्भर बनाने की, वो उन्होंने सब परंपराओं को तोड़ करके और इंडियन कंपनीज को ओवरसीज स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन दे दी है, जिसकी वजह से अब रिलायंस जो है वो अपने रिलायंस जियो के स्टॉक मार्केट्स विदेशी कंपनियों ने उसमें इन्वेस्ट कर ही दिया है और विदेशी कंपनियां पार्टनर बन गई है। तो पैसे का खेल विदेशी स्टॉक एक्सचेंजेस में भी चलेगा। ये सब चीज़ें हो रही है,
लेकिन ये जो सारा पैसा इकट्ठा हमारे से लिया गया है राइट्स इशू के मार्फत, और ये जो विदेशी कंपनियों ने इशू खरीदे हैं शेयर्स, उससे 1.5 करोड़ रुपया करीब करीब कैश जो है वो अंबानी के अकाउंट में चला गया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चला गया है। कहने का मतलब है कि उसका घाटा जो है उसकी पूर्ति हमारे मोदी जी की सरकार ने नियमों में ढील दे करके, राइट्स इशू जारी करने के नियमों में ढील दे करके और ये कर दी है। अब कुछ लोग हैं इस देश में जो इन सब चीज़ों को समझते हैं। उन्होंने निर्मला सीतारमण के मंत्रालय को सीधा पत्र लिख करके मेल जारी किया है, लेकिन उनके मेल का कोई जवाब आया नहीं है और न आएगा। इस देश में ये देश प्रश्न रहित हो गया है। इस देश में प्रश्न करना पाप है, क्योंकि ये देश पूरी तरह ऐसे मीडिया के कब्जे में चला गया है, ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम के कब्जे में चला गया है जहाँ कोई आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। और ये जो प्रश्न किए हैं वो मैं समझता हूँ काफ़ी कठिन प्रश्न है। आपके लिए मैं इतना मुश्किल प्रश्न पत्र नहीं छोड़ूंगा कि ये प्रश्न जो इन्होंने किए हैं कि भाई ये आपके जो राइट्स इशू करने के लिए और किन किन कंपनियों ने अर्जियां दी है, ये पूछा है इन्होंने। उसका जवाब निर्मला सीतारमण ने उन पत्रकारों को नहीं दिया कि भाई रिलायंस ने परमिशन मांगी, आपने परमिशन दी। इन छूटों के कारण और किन लोगों ने परमिशन मांगी, इसका जवाब नहीं दिया। और ये भी कहा गया है कि अभी तक एमसीए के क्लैरिफिकेशन से आरआईएल को फ़ायदा मिला है, तो इसको क्लैरिफाई करिए। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि भाई जो आपने ये बाहर के स्टॉक एक्सचेंजेस में जो परमिशन दी है मार्केट में खेल खेलने की, वो उससे भारत के स्टॉक एक्सचेंज के प्रति लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दर्शाता है क्या? दूसरा ये कह रहे हैं कि जब एक तरफ आत्मनिर्भर भारत बनाना चाह रहे हो तो ये इक्विटी शेयर्स जो है वो इस प्रकार से ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, यानी कि यहाँ का पैसा वहाँ, वहाँ का पैसा यहाँ, ये पहले विदेशी धन की, काला धन की जो बातें करते थे उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। इस सब पे आप विचार करिए, देश कहाँ जा रहा है। नहीं विचार करेंगे, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको अपना जीवन जी के एक दिन जाना है। मैं ये प्रश्न क्यों उठा रहा हूँ? मैं कुछ दिनों से बहुत बुरी तरह से अपने आप से जूझ रहा हूँ, और केवल इसलिए नहीं कि मैं घर पे हूँ। मेरे एक मित्र ने मुझे कल टिप्पणी की मुझ पर कि आप इसलिए परेशान हैं कि आप घर पे हैं, आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, मेरी उम्र 60 साल है। मैं घर से बाहर निकलता था, मेरी पार्टी के लोगों से मिलता था, वो भी कोई बहुत सार्थकता उसके अंदर दिखती हो और पार्टी बहुत मजबूत उससे हो रही हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो प्रश्न अंदर उमड़ घुमड़ हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि देश के जो ये हालात हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बना दिए हैं। एक ही भाषण में अमित शाह शुरू में कहता है ये चुनावी रैली नहीं है, और उसी भाषण में सैकड़ों बार मोदी और भाजपा करते करते अंत में बिहार के चुनाव की बात उसके मुंह से निकल ही जाती है। ऐसे ढोंगी लोग, ऐसे जिन्होंने ग्रिप में ले लिया है देश को, उनके सामने कोई अगर नहीं बोलेगा तो वो रामधारी सिंह दिनकर की बात याद कर लीजिए, समर शेष है, नहीं कहा जाएगा केवल व्याग को ही दोषी। जो चुप रहेंगे, जो मौन रहेंगे, उनका भी समय मांगेगा उनसे जवाब। मैं ऐसा कोई इतिहास में पन्ना अपने जीवन में नहीं छोड़ना चाहता कि मुझसे इतिहास पूछे कि तुम स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र थे, तुम्हारे मन में राष्ट्र प्रेम था, तुम्हारे मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण था, तुमने उस काल में क्यों नहीं प्रश्न किया? तुमने उस काल में क्यों नहीं उन लोगों को वो बात बताई जो वो आगे प्रश्न करते? इसलिए ये प्रश्नों की श्रृंखला मैं निरंतर अब से आज से जारी रखूंगा। और ये जो मेरा फेसबुक पे जो लाइव वीडियो है, ये जब वीडियो बन जाएगा तो मैं उसको यूट्यूब पे भी डालूंगा, और आप उचित समझें तो यूट्यूब पे और फेसबुक पे इसको स्प्रेड करें। और आपको अगर मौन रहना है तो रहें। एक प्रश्न और मैं कल उठाऊंगा उन सब लोगों के लिए जो आज मौन हैं, और मोदी और शाह ने जिस तरह से
और मुकेश अंबानी जैसे सेठों ने इस देश को ग्रिप में ले लिया है, जिससे इस देश का दूरगामी नुकसान होने वाला है। 2-4 साल में ये नुकसान नहीं दिखेगा आपको, ये नुकसान दिखेगा 1 दशक बाद, और उस दशक बाद आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आप थोड़े और बूढ़े हो जाएंगे लेकिन आपकी संतानें समझदार हो जाएंगी और वो उसको भुगतेंगी और उसको फेस करेंगी। आज का सवाल इतना ही, कल फिर बात करेंगे। धन्यवाद।